आम आदमी के लिए आज का दिन खास था। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, नौकरी पेशा लोगों से लेकर पेंशनधारी तक, किसान से लेकर व्यापारी तक और मजदूरों से लेकर उद्योगों तक। मोदी सरकार ने कोरोना काल की मंदी के बाद जो बजट पेश किया है, उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि सरकार तमाम योजनाओं में अरबों रुपए खर्च करेगी ताकि आम आदमी और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिल सके। यानी सड़क, बिजली, पानी, कृषि योजनाएं, निर्माण सेक्टर समेत तमाम क्षेत्रों में अरबों रुपए खर्च होंगे, वो भी आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाले बिना। आपको दिखाते हैं कैसे ये बजट कोरोना की चुनौतियों के बावजूद 3.5 लाख करोड़ के रुपए की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े काम का है। The budget for the years 2021-2022. Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms. आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। इस बजट से बदलेगा देश। बुनियाद मजबूत करने वाला बजट। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़े काम से चमकेगी तकदीर। सरकार का खर्चा, जनहित की चर्चा। आम बजट 2021 को लेकर सारे देश के मन में यही सवाल है कि सरकार ने बड़े बड़े खर्च का जो वादा किया है, उससे आम आदमी को क्या मिलेगा। सरकार की अरबों रुपए खर्च करने की जो योजनाएं हैं, उससे जनता को सीधे तौर पर क्या क्या हासिल होगा। तो अर्थशास्त्र की भाषा में जवाब ये है कि जब एक का खर्चा होता है तो उसे दूसरे की कमाई के रूप में देखा जाता है। सरकार ने 2021 में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अरबों रुपए खर्च करने की रणनीति बनाई है। वो कोरोना काल के दौर में अर्थव्यवस्था में आई मंदी को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए निर्माण सेक्टर पर जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन अर्बन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए, अर्बन क्लीन इंडिया मिशन को 1,41,000 करोड़ रुपए और स्वच्छता मिशन के लिए 74,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2,000 करोड़ रुपए स्वच्छ हवा के लिए खर्च होंगे। स्वास्थ्य बजट में सरकार ने 130% का इजाफा किया है। पहले 94,000 करोड़ का बजट था, जिसे 2.38 लाख करोड़ किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ नए लाभार्थी जुड़ेंगे। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। कोरोना काल को देखते हुए मोदी सरकार ने इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर को काफी अहमियत दी है। इसके तहत बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया गया है। देश के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार 6 साल में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर ये रकम खर्च होगी। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र शुरू किए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल और मजबूत किया जाएगा। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की घोषणा की गई है। साथ ही 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी और कोरोना को देखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाने का ऐलान हुआ है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस
दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी वजह से मिडिल क्लास को थोड़ी मायूसी हो सकती है, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये राहत उन लोगों के लिए ही है जिनकी कमाई का जरिया पेंशन के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization. सरकार ने बजट में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे भविष्य में मोबाइल महंगे हो सकते हैं, लेकिन सोना और चांदी थोड़े सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है। आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ग्राहकों पर कृषि सेस का असर नहीं होगा। इसके अलावा अब बैंक डूबने पर 5 लाख तक की रकम सुरक्षित होगी। वहीं सस्ते घरों पर ₹1.5 लाख तक का कर्ज ब्याज मुक्त होगा और स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की सीमा 2022 तक बढ़ा दी गई है। Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. 2021 के बजट में विनिवेश का लक्ष्य बढ़ाते हुए उसे हासिल करने के उपाय और शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। फंड जुटाने के लिए सड़क, ऊर्जा उत्पादन, पुल और बंदरगाहों पर निवेश किया जाएगा। बीमा में FDI लिमिट 74% करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत 2022 तक LIC का IPO आएगा। इसके अलावा कई PSU कंपनियों का विनिवेश होगा। 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने चुनावी राज्य बंगाल के चाय बागान मजदूरों को 1000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। वहीं बंगाल में सड़क योजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो ओनर्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े टी एस्टेट्स की, सिर्फ उन्हीं के पास कमाई जाती है। जो मजदूर हैं वहाँ पे, जो मजदूर परिवार हैं वहाँ पर, उनकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में रहते हैं कि उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। उसको इलेक्शन से ही देख लेना सीमित तरीके से शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी लगातार केंद्र सरकार चाय बागान के मजदूरों पे विशेष ध्यान देके उनको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती आ रही है। ऑफ बजट होता था, बजट का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में चाय बागान के मजदूर हमेशा से रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल $2.9 ट्रिलियन की है। हालांकि IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर मोदी सरकार को ये कहते हुए राहत दी थी कि 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान है, लेकिन 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए सालाना 12% से ज्यादा GDP ग्रोथ की जरूरत होगी। सारे कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वीडियो कॉल्स पे हो रही हैं। वीडियो कॉल का प्रावधान रखा गया है और ये भी कोशिश की गई है कि जितना इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस कम हो सके, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस होता है तो करप्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं और उससे जितने भी टैक्स दाता हैं सब परेशान होते हैं। तो जितना ज्यादा फेसलेस होगा उतना ही ज्यादा नेट फायदा होगा। मोदी सरकार के आम बजट को कांग्रेस ने आम आदमी से दूर बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में किसान और रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने कोई राहत नहीं दी।
डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं ख़त्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। अगर कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव और उस चुनाव को देखते हुए ये देश का बजट बनाने की बात हुई है, ऐसा आपका कहना है, तो उसे मैं राष्ट्रीय बजट नहीं कहूँगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बजट है। सरकार का दावा है कि 2021 का बजट सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट नहीं, बल्कि जनहित की योजनाओं पर सरकार के खर्चों की वजह से उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार के $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में ये बजट और इसके तहत शुरू की जाने वाली योजनाएं देश को तरक्की की राह में कितना आगे ले जा पाती हैं। This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. मोदी सरकार का बजट 2021 आर्थिक एक्सपर्ट्स की नजरों में अनेक सुधारों की शुरुआत वाला है, जिसमें आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाले बिना निकट भविष्य के लक्ष्य और दूरगामी निवेश वाली योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है। इसीलिए बजट में किसान, गरीब, हेल्थ सेक्टर, निर्माण सेक्टर और बड़ी निर्माण योजनाओं पर फोकस किया गया है। बजट के जरिए सरकार की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग की जिंदगी बेहतर हो और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का फायदा हर आदमी को मिल सके। Today, India has नमस्ते।